Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. देखिए भाई, चैप्टर नंबर 2 में जो हम लोग ने लास्ट में छोड़ा था वहाँ से हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, अब स्पीड थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी धीमी लग रही होगी आपको, है भी। थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वीडियो थोड़े कम पोस्ट हो पा रहे हैं। एक दिन में 2 वीडियो तक हो पा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ वैसे ही आपको पर डे 3 वीडियो, 2 वीडियो आपकी थ्योरी की और 1 वीडियो आपको एमसीक्यू की मिले, जिससे कि हम लोग का 3D डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर दोनों ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, कोशिश रहेगी पूरा एक थ्योरी भी ख़त्म हो जाए और एमसीक्यू भी। और बात अगर केवल एमसीक्यू की रहेगी फॉर विच यू ऑल हैड पेड, वो मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर सकता हूँ 5 से 6 दिन में मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम से पहले। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी के साथ साथ ख़त्म हो तो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। लास्ट में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, वो क्या थे मैं लिखता हूँ। देखिए, कप्पा और टॉर्क की 2 वैल्यूज़ लिखी थी, 2 फॉर्मूलेज लिखे थे। कप्पा का एक फॉर्मूला लिखा था बच्चों हम लोगों ने, क्या लिखा था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर डॉट का पावर 3। ठीक, और टॉर्क की एक और फॉर्मूला लिखा था टॉर्क के लिए कि आपका आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट का स्केलर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो के न्यूमरेटर में लिखा है उसके मॉड का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक और रूप है जो आपको याद रखना है, जो आगे काम आने वाला है। वो क्या है, देखिए, इसका भी एक अदर रूप है, इसका भी एक अदर रूप है। देखिए, जहाँ जहाँ डॉट लगा है बच्चों, वो सब किससे रिस्पेक्ट में है। डॉट का मतलब होता है, जैसे आर डॉट लिखा है तो इसका मतलब है डी आर बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। ठीक, और अगर हमने 2 बार डॉट लगाया तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। लेकिन अगर हम कहें कि भैया आर डैश लगा दो, तो आर डैश का क्या मतलब है, डी आर बाई डी एस, एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यही कप्पा की वैल्यू एक और में कन्वर्ट हो जाती है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश। नीचे की मटेरियल का वैल्यू जो होती है, नीचे की मटेरियल की वैल्यू 1 हो जाती है, वो हट जाता है। ठीक, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है, सब जो जहाँ जैसे लिखे हैं बस डॉट के जी आपको डैश लगा देना, डबल डैश, ये ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर डैश क्रॉस आर डबल डैश मॉड इसका स्क्वायर। तो ये 2 ऑप्शन है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आगे मिल जाता है हमें। मैं प्रूफ इसका अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है तो ही और सी कैन कमेंट, मैं उसको अलग से बना के पोस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे इतना दिमाग में रखिए, ठीक है ना। हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो क्या है कि जब बच्चों हमें ये लिखा हुआ मिलता है डी बाई डी टी, जब नीचे टी होता है तो इसका मतलब हम इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, ये टी उस टी से बिल्कुल डिफरेंट है, सॉरी, डिफरेंट है, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं डी आर बाई डी एस, एक सेकेंड, डी आर बाई डी टी। अगर हम इसको ऐसे लिखते थे तो हम इसको क्या लिखते थे, आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो इसे टेंजेंट वेक्टर बोलते थे। टी, टी बोलो चाहे आर डॉट बोलो, बात एक ही। और ये टी अलग होता था बच्चों, हालांकि ये टी ना लिख करके इसे हम ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया था कि ये अंडरस्टूड होता है कि अगर टी के ऊपर कैप लगा चाहे नहीं लगा, अगर ऊपर लिखा है टी तो आप इसे टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर समझेंगे, और जो नीचे टी लिखा रहता है बच्चों, वो हमारा डिफरेंशिएशन का रिस्पेक्टेंस होती है, किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। और अगर आपको मिल जाए ये चीज़, तो क्या इसकी वैल्यू आपको पता है, अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना हो तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि टी जो आपका लिखा है आपने, पहले उसकी जगह पे आप आर डॉट लिखिए। आ रही बात समझ में। और इसको आप आर डबल डॉट बोल सकते हो, या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो, चलो भैया हम एक काम कर देते हैं कि जैसे हमने टी लिखा हुआ है, हमने डी एस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये इसमें भी बदल सकता है। और डी टी बाई डी एस, तो इसे आप क्या लिखते हो, एस के रिस्पेक्ट में तो डैश लग जाता है, और आपका डी एस बाई डी टी ये एस डॉट हो जाएगा। ठीक,
तो ये बात थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर रखना, इसको आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक नई थ्योरम पे। जो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, जो स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आपके डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है, याद रखा करिए आप लोग भी। तो स्टेटमेंट ये है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, द नेसेसरी एंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेसेस लिख दिया मैंने, एंड सफिशिएंट को सफ़ी लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ प्लेन कर्व, टू बी अ प्लेन कर्व। प्लेन कर्व होने के लिए, किसी भी कर्व को प्लेन होने के लिए इज क्या होता है, इज, ये इज लिखा है यार, बड़ा अजीब चल रहा है पेन आज। ओके, सही कर देता हूँ इसे, इज टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। टॉर्जन ज़ीरो अगर आ रहा है तो वो कर्व प्लेन कर्व होता है। अब देखिए, थोड़ा सा पहले हम आपको प्लेन कर्व बता देते होता क्या है, ठीक है, फिर इसके बारे में इसका प्रूफ भी समझाते हैं, ठीक। ओके, तो एक बात समझिए, अगर मैंने बनाया लेट से एक सर्कल, ठीक, तो सर्कल पे अगर आप बच्चों टेंजेंट बनाओगे लेट से, तो टेंजेंट क्या होगी, ऐसे ही चलती जाएगी इसी तरीके से, सिंपल वे में, है ना। सबका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो पक्का जाकर के इसके सेंटर पे मिले, ठीक। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा एक स्प्रिंग ले लीजिए, आप स्प्रिंग को थोड़ा सा इमेजिन करिए, ऐसी स्प्रिंग होती है, आप इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाली जो टेंजेंट होगी और ये वाली टेंजेंट जो होगी, उन सब का जो नॉर्मल होगा वो अलग ही डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे कर्व को तो सिंपल कर्व या प्लेन कर्व बोलते हैं। ये प्लेन है, प्लेन कर्व है, बट ये क्या है, ये प्लेन नहीं है, नॉट अ प्लेन कर्व, है ना, नॉट अ प्लेन कर्व, प्लेन तो नहीं है, नॉट अ प्लेन कर्व। इसी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहाँ पे जो ज़रूरत पड़े, मैं कुछ कुछ चीज़ें इरेज भी करता हूँ। तो फिर अब बात क्या करनी है, हमें कर रहा है कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बतानी है। नेसेसरी सफिशिएंट में दोनों तरफ से प्रूव करना होता है बच्चों। एक तरफ हमने लेट कर लिया कि अगर प्लेन कर्व है तो टॉर्क ज़ीरो प्रूव करना है, और अगर टॉर्क ज़ीरो है तो प्लेन कर्व प्रूव करना है, ठीक है बात। तो चलिए हम लोग दोनों साइड एक एक करके लेते हैं और प्रूव करते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलिए देखते हैं। तो देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर डैश वाला ले लेते हैं, ठीक है, आर डैश, आर डबल डैश, अभी जो जस्ट बताया, आर ट्रिपल डैश, डॉट वाला भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए, जो इतना मटेरियल आपके सामने है बच्चों, सिर्फ इतना सा, ये जो मॉड के साथ जो हमारा आर, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश जो लिखा हुआ है, यही तो कप्पा की भी वैल्यू है, क्योंकि आप भी हमने जस्ट जो फॉर्मूला बताया उसमें आपने देखा होगा कि यही कप्पा की वैल्यू इतनी है ना। तो क्या हम इसको ये लिख सकते थे कि भाई आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश अपॉन कप्पा स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट में ले आइए, देखिए तो क्या होगा, टॉर्क कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक सेकंड, थ्योरम में एक चीज़ यहाँ पे जो प्रूफ करना है, ये टॉर्क ज़ीरो प्रूफ नहीं करना है बच्चों, मैं बताता हूँ। वैसे टॉर्क लिख देते तो गलत नहीं होता, लेकिन जो आपकी बुक में जो थ्योरम है वो ये प्रूफ कराना चाहती है कि आर डैश, आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश ये ज़ीरो होगा, ये प्रूफ कराना चाहती है। अगर प्लेन कर्व है तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ पे ये लिखा है हमने। अब देखिए, हमने तो टॉर्क का भी फॉर्मूला है, अब हम पहले मान लेते हैं कि इफ़ ये वाला पार्ट हमारा ज़ीरो है, आर डैश, आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश ये हमारा ज़ीरो है, तो अगर ये ज़ीरो होगा तो टॉर्क और कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो भैया मैथमेटिक्स में तो एक थ्योरम होती है कि दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो तब होता है जब कोई एक ज़ीरो, इज टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और कप्पा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। कप्पा इज इक्वल टू कप्पा स्क्वायर या कप्पा, दोनों ही चीज़ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो
कप्पा इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा होगा? आपको पता है जब कप्पा 0 होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और भैया स्ट्रेट लाइन जो होती है ना वो एक प्लेन कर्व ही होता है, ठीक है। और टॉर्क 0 होता है तो क्या होता है? क्या सीखा था हम लोगों ने? टॉर्क 0 किया था, उसमें सीखा था, उसमें क्या सीखा था? उसमें सीखा था कि जो कर्व होगा वो एक प्लेन होगा, और प्लेन है तो प्लेन तो होगा ही ना। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब आती है दूसरे पार्ट की बात। अब हम क्या करें? अब हमें लेट करना चाहिए दूसरा पार्ट, हमें मान लेना चाहिए कि वो प्लेन है, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट बहुत ईजी है। लेट कर्व इज प्लेन, प्लेन कर्व है मान लेते हैं। और जब भी प्लेन होता है तो हम लोग को प्रिलिमिनरी पता है कि टॉर्क होगा 0, टॉर्क होगा 0। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, ठीक है, आर ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई मॉड में आर डैश क्रॉस आर डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर 0 लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारे बन जाएंगे इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। कई जगह पे यही टॉपिक हमारे एमएससी में भी है, तो एमएससी वाले लोगों के लिए इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पेपर में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। बड़ी देर से थ्योरी थ्योरी चल रही है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और आप कैसे करेंगे वो, हाउ यू विल सॉल्व दैट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस ए अगर सर्किल की रेडियस ए है, फाइंड क्या करना है अपने को? टॉर्क एंड कप्पा दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करते हैं? और आप देखिएगा कि सर्कल के केस में आंसर आता क्या है, ठीक है। आप ऑटोमेटिक इसका एक कंसिक्वेंस भी समझ लेंगे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू भी है बच्चों, ठीक है। आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा ये क्या है। अभी क्वेश्चन कराता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, ये उसकी रेडियस ए है। अब जरा मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखता हूँ। वी नो दैट कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, उसका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है बच्चों, एक्स की प्लेस पर ए कॉस थीटा, ए कॉस टी ले लो क्योंकि पैरामीटर टी लेते हैं ना, और वाई की प्लेस पर ए साइन टी। अब इससे आर वेक्टर बना लीजिए, अगर आपको पता हो, आपको याद है ये मैं 3D की तरह बता रहा हूँ। यहाँ पे x की जगह x1 कर दीजिए, y की जगह ऐसे x2 कर दीजिए, इसकी जगह x1 कर दीजिए। ये तो क्लियर है ना, ये बहुत पहले से समझा चुका हूँ मैं, है ना। और आपको इक्वेशन अगर लिखनी है डीजी में, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो डीजी में आप सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, x1 स्क्वायर आप ऐसे लगाओगे और x2 स्क्वायर आप ऐसे लगाओगे। इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर नहीं है, नोटेशन है, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर। अब आर कैसे बनाएंगे? आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। जेड के तो है ही नहीं तो कोई बात नहीं है। ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे, ठीक। आपको टॉर्क और कप्पा निकालने के लिए इनके 2 या 3 बार डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। सो जस्ट फाइंड देम आउट। आर डॉट अगर निकाल, अगर तो आर डॉट टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जरा करिए तो यहाँ पे, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत है, करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए साइन टी आई कैप, और वो हो जाएगा आपका ए कॉस टी जे कैप, इजंट इट। आर डबल डॉट भी निकाल लीजिए, वैसे तो 3 बार की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे 2 बार निकाल लेता हूँ। तो ये जाएगा माइनस ए कॉस टी आई कैप, और ये हो जाएगा अपना माइनस ए साइन टी जे कैप, इजंट इट। ठीक, और आगे देखते हैं, आगे बढ़ा जाए। आर ट्रिपल डॉट भी निकाल लो, चलो आर ट्रिपल डॉट निकाला। अभी क्या था भाई, देख लो जरा, माइनस ए कॉस टी था ना, तो वो हो जाएगा ए साइन टी आई, हाँ ठीक है, ए साइन टी आई। और दूसरा वाला पार्ट क्या था? माइनस ए साइन टी, तो माइनस ए साइन टी क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉस टी, और ये हो जाएगा जे, ठीक है।
अब आपको कप्पा पहले बता दें, कप्पा क्या होता है। कप्पा की वैल्यू होती है बच्चों, डॉट के केस में अगर बात करें तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डिवाइडेड बाई आर डॉट के मॉड का होल क्यूब। तो आर डॉट और आर क्रॉस आर डबल डॉट का क्रॉस निकालेंगे तो यानी आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, एंड यू नो इट वेरी वेल। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आर डॉट और आर डबल डॉट का आप निकालो क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे आई आ गया, यहाँ जे आ गया, यहाँ पे के आ गया, ये लाइन आ गई अपनी। अच्छा, आर डॉट के वेक्टर्स का जो कंपोनेंट है वो लिखो जरा। आर डॉट हमारा यहाँ पे है, इट इज़ हियर यू कैन सी। तो आई के साथ माइनस ए साइन टी और ये ए कॉस टी, माइनस ए साइन टी, यहाँ तो आएगा भी नहीं लग रहा, माइनस ए साइन टी, हाँ नहीं आएगा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ लिख देते हैं आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, माइनस ए साइन टी फिर ए कॉस टी, और के का टर्म तो है ही नहीं उसमें, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइनिंग खींच देते हैं। और आर डबल डॉट आपके सामने कहाँ लिखा है भैया, आर डबल डॉट देख लो, माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी, तो सेम है ना, माइनस ए कॉस टी और माइनस ए साइन टी, ठीक है। माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी, और के है ही नहीं उसमें भी, तो भी जीरो हो जाएगा। तो के अबाउट इसे अगर आप एक्सपेंड कर दो या प्रसार कर लो, देन यू विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यू विल गेट व्हाट, सिंपल ए स्क्वायर आपको मिलेगा बच्चों, बाकी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, ठीक है। आर डॉट का मॉड जरा निकाल लीजिए थोड़ी देर के लिए, जो चीज़ जरूरत है मैं यहाँ निकाल करके लिख दे रहा हूँ मैं। इसका मॉड करिए, इसका मॉड आप करोगे तो क्या आएगा भाई, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर का रूट बाहर आएगा, ए आएगा और ये हो जाएगी वैल्यू, यानी यहाँ से ए निकलेगा, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, बिल्कुल आपको निकालना आता होगा, ये भी ए आएगी वैल्यू, ठीक। अब जरा यहाँ पे क्या करना है, कप्पा की वैल्यू आ रही है भैया ए स्क्वायर के कैप मॉड में है ये, डिवाइडेड बाई ए। अब देखिए कब मॉड लोगे तो ए स्क्वायर तो भैया कौन वो है स्केलर, तो स्केलर बाहर आ जाएगा और मॉड ऑफ के कैप हो जाएगा, के कैप की वैल्यू 1 होती है ना, के कैप की वैल्यू क्या होती है 1, और के कैप की वैल्यू जब 1 होती है, इसको जरा मैं, ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों, आप लिख सकते हो अगर आप आपका डिस्क्रिप्टिव आपको करना हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में ए इज इक्वल टू हो गया ए, ठीक है। ओ सॉरी पावर 3 है बच्चों, पावर 3 है, पावर 3, पावर, तो पावर 3 अगर है तो क्या होगा, ये पावर 3 है तो हमारा आ जाएगा आंसर 1 अपॉन ए, ठीक। अच्छा ये बताइए, कप्पा आ गया यानी कर्वेचर आ गया 1/a, तो इसका जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए रो, वो तो 1/k होता है, 1/k करोगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी a। तो भैया एक बात सुनो, तो ये तो होना ही था क्योंकि ए रेडियस थी सर्कल की, और रो जो बताता है बच्चों, रो जो होता है वो रेडियस ही तो बताता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब ये कोई नया नाम नहीं हो गया, कर्वेचर का मतलब यहाँ पे होगा सर्कल, ऐसा एक कर्व है जो सर्कल है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, वो तो ए आनी ही थी ना, ये तो बात सही है। अच्छा कब टॉर्क निकालते हैं, अभी टॉर्क आएगा क्या, डेफिनेटली टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी, और यहीं से बनेगा एमसीक्यू कि इन केस ऑफ अ सर्कल। अच्छा मैं दिखाता हूँ पहले आपको, टॉर्क के लिए अपने को ज़रूरत क्या है, टॉर्क के लिए अपने को ज़रूरत है आर, ये था ना, एक हाँ, आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट, इसका हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, मतलब कैसे निकाला जाता है, ऐसे आर और इन दोनों का क्रॉस, और बाहर में इसके साथ डॉट, तो आपने जो जो निकाल रखा उसको लिख लो। ये आया था बच्चों ए स्क्वायर के कैप आई थिंक, और आर ट्रिपल डॉट क्या आया था, यहाँ देख लो, नकल करो, ए साइन टी माइनस ए कॉस टी, ए साइन टी माइनस ए कॉस टी जे कैप, सॉल्व करिए इसको। तो आपको पता है के कैप यहाँ कहीं है ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स वाई जेड, उनका उन्हीं से मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे आई वाला टर्म है नहीं,
तो आई वाला टर्म ज़ीरो मानेंगे, जे वाला टर्म है नहीं, जे वाला टर्म ज़ीरो मानेंगे, और आई का आई से, जे का जे से, यानी जीरो वाले टर्म का सब में मल्टीप्लाई का सब जीरो आ जाएगा। तो कुल मिला क्या मिलेगा बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जीरो मिलेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री डिफरेंशियल्स डिवाइडेड बाई आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मॉड स्क्वायर। ऊपर जीरो आ गया तो पूरा जीरो हो गया। तो ये तो पहले ही प्रूफ था, पहले ही प्रूफ था कि आप कह सकते हो यहाँ पे एक एडिशनल में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हो? अबव कर्व इज क्या प्लेनर या प्लेन कर्व, वो तो होना ही था। आप इस देखिए, जो आपने क्लास 12th में सॉरी 11th में अपने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा, उसमें सब आप प्लेनर कर्व भी पढ़ते हो। आज सब जगह सॉल्व करोगे, सबका टॉर्क जो है वो जीरो ही आएगा। आ रही बात समझ में? तो अब आप जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं टॉर्क और कप्पा से रिलेटेड, वो सब सॉल्व कर सकते हो बच्चों। गेट इट ना? ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप मुझे उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। आप उसे मैथ के कन्वर्सेशन में भेजेंगे आज के आज, और मैं आपको बताऊंगा, मतलब सॉल्व करके भेजेंगे। और अगर सही होगा या गलत होगा, जो गलती होगी मैं उस पर आंसर उसे सही करके आपको दूंगा। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है ये ए लिखा हुआ है, ठीक है? आपको क्या करना, अच्छा ये एक्स वाई जेड लिखा है, आप इसकी एक्स की जगह आपको पता है ना, अगर इसे डी जी में लिखना चाहोगे तो x1, वाई को x2 लिखा जाता है, और z को x3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे भी हो सकता है। तो ये टू फाइंड आउट द फाइंड आउट टॉर्क एंड कप्पा, बोथ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। इन दोनों को फाइंड आउट करके यू हैव टू सेंड दिस टू ग्रुप ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे ग्रुप है मैथ फॉर कन्वर्सेशन, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपके और हमारे लिए, और आपके नए टीचर जो हमारे साथ हैं उनके लिए। उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, न्यूज़ देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई अगर वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ा है आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है? जितने संभव प्रयास होते हैं, चाहे वो लिख करके, चाहे वो टिक करके, चाहे आपने जो भेजा उसमें वेरिएट करके, या वीडियो बना करके, जैसे सोल्यूशन देना होता है वो मिल जाता है। एट लास्ट हम लोग का मोटो यही है कि आपको फुल्ली सेटिस्फाइड किया जाए। आगे बढ़ा जाए, ओके। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीका है टू राइट सेरेट फर्नेट फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला, ठीक है? सेरेट फर्नेट फॉर्मूला इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म। देखिए, हम लोग इसको दो तीन तरीके से लिखना सीखेंगे, और ये बताया किस लिए जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? एमसीक्यू वर्जन के लिए बच्चों। सबसे पहला अपने सेरेट फर्नेट फॉर्मूला जो पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने डी टी बाई डी एस के लिए, विच वॉज वॉट? कप्पा एन कैप, ठीक है? और ये टी यहाँ टी कैप है बच्चों, ठीक है? दूसरा जो पढ़ा था आपने, वैसे दूसरा नहीं, पहले आपने, मैंने तीसरे को पहले दूसरा बना दिया था। तो ये क्या था? ये फिलहाल था डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस टॉर्क एन कैप। और उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था जो कि दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है? मैंने वहाँ बताया था डी एन कैप बाई डी एस इज इक्वल टू टॉर्क बी कैप माइनस टॉर्क बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले। तब देखिए, इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म है बच्चों लिखने का, जो आपको आगे हेल्प करेगा। मैट्रिक्स फॉर्म एक होता है, इसको याद रखने का तरीका भी, और जो कह लें कि आप दूसरा तरीका लिखने का, ठीक है? अच्छी बात है। देखिए, अगर आपने किया, अच्छा वैसे इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे टी डैश, डैश बोल सकते हैं, टी डैश बिल्कुल बोल सकते हैं कि एस के रिस्पेक्ट में जब आप करते हो तो उसे डैश लगा के लिख सकते हो। इसको बोलेंगे आप एन डैश, इसको बोलेंगे आप बी डैश। तो देखिए, टी डैश, एन डैश, बी डैश का फॉर्मूला मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले आपने लिखा क्या, ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो जीरो लिख दीजिए, जीरो जीरो जीरो, ठीक है? जीरो 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 हो गया। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको सही कर लूँ जिससे कि आपको दिखाई दे।
तो प्रिंसिपल डायगोनल में 0 0 0, यहाँ लिखा आपने कप्पा, यहाँ माइनस कप्पा, यहाँ आपने 0 लगा दिया, यहाँ टॉर्क, यहाँ भी 0 लगा दिया, अब यहाँ पे माइनस टॉर्क, और यहाँ पे लाइन से टी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस है, राइट साइड सिंपल सा टी एन और बी लिखा है। अब जब इसे सॉल्व करोगे बच्चों, जब थोड़ा समझिए, आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है, आप इसको पहली रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए टी वाला तो 0, के के साथ एन कैप आ जाएगा, और एन कैप किसके बराबर आ जाएगा, सामने वाली रो के यानी टी डैश के, तो देखिए वही तो है ये, ऐसे तीनों बन जाएंगे, है ना, तीनों के तीनों बन जाएंगे इससे। तो ये एक याद रखने का तरीका भी है, आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बन के मिल सकता है, क्योंकि मिलेगा भी।